अंकल, मेरे को दो। मैं कोई फिल्टर लगाने का नहीं कह रहा हूँ तुमसे। मैं कह रहा हूँ उसकी जो कंट्रास्ट, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सामने वाले बच्चों को देखना तो चाहिए ना, कर रहा आदमी। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए। ये मत देखो, ये सीए फाइनल है। तुम कहाँ गए जा? देखो, फाइनल में ऑडिट के 3 मॉड्यूल हैं। इसके लिए इंटर के 3 पहले समझना पड़ेंगे, फिर फाइनल के 3। है ना? बहुत पीछे छूटने वाला नहीं तुम्हारा मेरे से। अरे सर, देखना हम दूसरा ढूंढ लेंगे। 30 साल तो हो गए, हो सकता है अगले 2-1 साल में कोई आ जाए। चलिए, अब आगे हम हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। आइए जरा कल तक जो पढ़ा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उस दिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बताई थी ना। हम्म, अब उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 1, चैप्टर 1, ये रहा। सबसे पहले हमने पढ़ा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पढ़ लिया था। वेरी गुड। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने देखा था, तो अब आप अपनी कॉपी आज तो ले आए होंगे। आज आप, अरे आज तो लाए हो कि नहीं कॉपी? हाँ, तो हो जाओ बेटा, शुरू आ जाओ। अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को अपने लिखते जाते हैं। आइए। सबसे पहले आता है गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलो भैया, पहली बात हमने लिख ली भाई साहब। लिखो कॉपी में, GAAP। क्या मतलब हुआ GAAP का? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर दो थे। एक थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी तो हमने गैप के बारे में बात की। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव। अब इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बोला इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के हिसाब से लाए ये इंटरनेशनल, जिसको उन्होंने कहा IFRS। तो चलो, दूसरा वर्ड अपने पास आ गया क्या? IFRS। लिखो पूरा फुल फॉर्म, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ है साला, समझ में नहीं आएगा। क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैंने कल आपको ये समस्या का समाधान बता दिया था, आप मानते नहीं हो गौतम साहब। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मैं भी फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं आपको। इसके बाद एक और फुल फॉर्म था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद एक और फुल फॉर्म था इंड एस। याद आया? ओ भाई लोग,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद अगला वर्ड आपका है इंड एस, ले आओ उसको भी यहाँ पे। कितने वर्ड हो गए आपके पास अब? 4। और इंड एस के साथ साथ एक वर्ड और आया, दैट वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, था ना? देखो कहाँ लिखा है जाके उन्होंने भी, आप यहाँ देखने जाओगे तो आपको दिखेगा नहीं। ग्लोबल स्टैंडर्ड के बाद पे जाके लिखा है 5वें 6ठे 7वें पेज पे, नहीं और 15वें पेज पे। ये देखो एक आया IASC, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये रहा, देखो मिला। और उसके बाद आया IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। They have given another thing is इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये भी ले आओ। चलो बहुत सारी चीजें आ गई अब तो। एक मिनट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी हो गया। अब और भी बातें बची थी, कौन कौन सी? ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो भी लिख लो। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिख लो, वो भी लिख लो। ये किसका है? ICAI। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज तैयार करवाई थी वहां पर, वो क्या तैयार करवाई थी? कल जो चार्ट बनवाया था उस चार्ट में जितने एब्रीवेशन वहां दिए थे, है ना, तो वो सारे आ गए एब्रीवेशंस। बाकी तो कार्विन कार्व आउट क्या है क्या नहीं है वो तो अपन बाद में देखेंगे, बट इस वक्त तक जो हमने बात की थी वो हमने कर ली। एडॉप्शन कन्वर्जन क्या होता है वो अपन देखते हैं बाद में। चलो अभी तो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आए। जस्ट अ मिनट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्योरी अब शुरू होती है कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट विथ सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडी। क्या लिखा है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसने इशू किए, कैसे? अदर रेगुलेटरी बॉडी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है इसकी डेफिनेशन अपने पास आई। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर थे, ये अपना पेज था कल। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। किसने इशू किए? इशूड बाय गवर्नमेंट इन सब
with in sub in sorry with the support of एक मिनट other regulatory bodies. क्यों कर रहे हो? Written policy document issued by government with support of other regulatory body. क्यों? To standardize the accounting treatment as far as concerned with to standardize the accounting मैं तो गायब ही हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? अरे तुमको कौन पूछ रहा है बे? लोगों को मैं दिख नहीं रहा हूं लेकिन आवाज आ रही होगी। ओ संस्कार भैया, क्या मेरे लेक्चर में तुम क्या जानबूझ के बंद करते हो? क्या करते हो? तुमको समझ में नहीं आता? रोज ही मैं आता हूँ और तुम्हारा नाटक शुरू। 10 बजे आओ तो 10:15 पे लाइट चली जाती, 11 बजे आओ तो 11:15 पे चली जाती है। 15 मिनट बाद का टाइमर लगा रखा है, क्या कर रखा है? बिजली विभाग भी मजे लेगा मेरे। गुड, चलिए। अरे तो फोटो तो दिखाओ। अब इसको क्या हो गया भैया? अभी लाइट गई है? जनरेटर पे है अपन की नॉर्मल है? लाइट आ गई तो इसको क्या हो गया? चलिए, नो कैमरा, कैमरा आ गया। बच्चे कहाँ हैं हमारे? गायब हो गए क्या? हाँ, आ गए सब वापस कि चले गए? बोले देख के आता हूँ पतंग उड़ा के थोड़ी देर। बहुत पेंच लड़ाए तुमने कल। चलिए, सो मैं आपको बता रहा था कि इनका कहना है कि हम अकाउंटिंग के स्टैंडर्डाइजेशन चाहते हैं, लेकिन अब बात आती है यार कि अकाउंटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन क्या चाहिए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज फार एज कंसर्न विथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते किसका है? चलो एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटिंग कर रहा है
वो अकाउंटिंग किसकी करता है? या तो ट्रांजैक्शन की करता है या तो इवेंट की करता है। भाई दो ही चीजें होती है जिनकी अकाउंटिंग होती है, या तो ट्रांजैक्शन होता है ना? तो सेल हुआ, परचेस हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, सब ट्रांजैक्शन। या फिर कुछ बिना किए हो जाता है तो उसकी भी अकाउंटिंग करनी होती है। फैक्ट्री में आग लग गई, कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं, दैट वाज एन इवेंट। ट्रांजैक्शन नहीं है वो, क्या है? इवेंट है, तो दैट इज इवेंट। तो द स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट, as far as it concerns with what? As far as it concerns with recognition, एक, मेजरमेंट दो, आ जाएगा। हे भगवान, पूरी कायनात मजे ले रही है भाई साहब। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी डेफिनेशन है, जिसको बहुत ही उटपटांग तरीके से मॉड्यूल में दिया गया है, जिसको हमने सीधे सीधे अब लिखा। वापस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by with the support of, क्यों? टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ट्रांजैक्शन के और इवेंट के। क्या स्टैंडर्डाइज कर दोगे ट्रांजैक्शन और इवेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तुम? चार चीजें। अरे वो तो आ गई। ये सब फिर नाटक हो जाते हैं ना इनके। उधर कब गुड़क गए। फिर कैमरा गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं। आवाज आ रही है रूम पर? there's a problem in electricity. Hello, there's a problem with electricity, don't worry. आवाज आ रही है ना? ठीक। अरे क्या हुआ क्या भैया? यही नचाऊंगा तेरे ग्रुप। ये चालू करना।
अरे कैमरा तो ऑन कर दे। ओ अंकल, बार बार नेटवर्क का मोए मोए हो रहा है। नेटवर्क का मोए मोए नहीं हो रहा, लाइट का हो रहा है यहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं। ये अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए बंद चालू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वहीं से हो रहा है कि बैठा रखा है एक आदमी किसी ने कि बार बार बंद कर दो चालू कर दो, इनकी नई क्लास चालू हुई है, इनकी ज़्यादा बच्चे हो गए इनके। नाउ, accounting standards are what? Written policy documents. Very good. Written policy document है। इशू किसने किए? गवर्नमेंट ने। किसके सपोर्ट से? क्यों? क्या स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो? ट्रांजैक्शन या इवेंट की अकाउंटिंग। क्या कर लोग अकाउंटिंग में स्टैंडर्डाइज? चार चीजें: standardized recognition, standardized measurement, standardized presentation and standardized disclosure. RMPD। सर याद कर ले, RMPD। ऐसे घटिया और थर्ड क्लास तरीके मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। याद मत करना मेरे क्लास में कभी भी इस तरीके से, घटिया तरीके से। सी ग्रेड का डी क्लास तरीका है। रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। चलो अपन बात करते हैं। एक ट्रांजैक्शन हुआ अपने यहाँ सेल का, है ना? हमने माल बेचा, तुमको हमने गुड्स बेच दिए, तुम गुड्स लेके चले गए। तुम गुड्स लेके गए तो प्रॉपर्टी इन गुड्स यहीं की यहीं ट्रांसफर हो गई। सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद करो। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुई तो ही सेल मानेंगे, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई तो सेल नहीं मानेंगे। हाँ, तो अकाउंटेंट को भी ये बताना पड़ेगा ना कि बाबू सेल बुक कब करना। बोले भैया मैं तो जब इनवॉइस फाड़ देता हूँ ना तभी सेल बुक कर लेता हूँ। वे गधे, इनवॉइस तो कभी भी फट जाएगी। सेल रिकॉग्नाइज तब करना जब प्रॉपर्टी इन गुड्स। समझ? सेल को सेल कब कहेंगे? जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी। यानी हमने सेल को सेल कब रिकॉग्नाइज किया, टाइमिंग स्टैंडर्डाइज करो इसको। नहीं तो लोग बाग 30 तारीख में बिल फाड़ के सेल बुक कर देंगे, माल उनके ही पड़ा हुआ है। ओ भाई लोग, कुछ समझ में आ रहा है? सोगा छोड़ा हुआ था यार सर हमने, हमें भी छोड़ दो, इंटर भी छोड़ दो, टेंशन मत लो। और फिर भी सोगा छोड़ के अगर पास हो जाओ तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, भगवान ने ऊपर से सीए लिख के भेजा है। हम तो अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन दे देंगे, तुम्हारे सीए बनने में हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना? सोगा छोड़ के अगर अपना फाउंडेशन क्लियर हो जाता है वो टेंशन नहीं। सोगा क्या है? छोड़ छोड़। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत क्लियरली बोला था प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होती है ना? असर्टेन गुड्स की अलग, नॉन असर्टेन गुड्स की अलग, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दो। फिर बोले आपने रिजर्वेशन ऑफ ओवर द, हाँ, राइट ऑफ डिस्पोजल आपने रखा कि नहीं रखा। 50 तमाम चीजें अपन ने वहां पढ़ी। क्यों पढ़ी? ये देखने के लिए ही ना कि सेल को सेल कब कहा जाता है। बिल फाड़ देने से सेल नहीं हो जाता, है ना? और अगर मान लो गुड सेंट ऑन अप्रूवल हो लो, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स अलग ही ट्रांसफर होती है। याद आया? तो भाई अकाउंटेंट को समझाओ कि जो गुड्स तेरे स्टॉक में पड़ा है वो पूरी की पूरी इन्वेंट्री नहीं है। हो सकता है उन गुड्स में से कुछ गुड्स ऐसा हो जिसको बायर ने बोला हो कि यार भाई साहब मेरे गोडाउन में जगह नहीं है यार, थोड़े दिन बाद ले जाऊंगा यार। से क्या देख रहे हो भाई?
नालायक को, बायर ने बोला सेलर को, मैंने खरीद लिया आपसे सारे गुड्स, लेकिन मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा, मेरे गोडाउन में जगह नहीं है। ये मेरे लिए तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई है। हेलो, बायर इज एट डिफॉल्ट, सेलर इज नॉट एट डिफॉल्ट। समझ में आया? कौन डिफॉल्ट में? बायर। सेलर डिफॉल्ट में। बात खत्म। गॉट इट? यानी प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो चुकी है? ट्रांसफर। भले ही गुड्स कहाँ पड़े हुए हैं? हमारे यहाँ, हमने उसके ऊपर लिख दिया सोल्ड, किसी और को नहीं बेचेंगे, और गुड्स तो हमारी इन्वेंट्री में, लेकिन वो इन्वेंट्री में नहीं कहलाएंगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, वो तो किसी और का है। समझ में आई मेरी बात? तो रिकॉग्निशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये समझ में आया कि नहीं? अब इसे आप वेजेस ले लो। मजदूरों ने काम किया, मजदूरों को पैसे दिए, वेजेस। कुछ मजदूर एडवांस में सेल वेजेस ले गए, जो एडवांस में वेजेस लेकर उसको वेजेस में थोड़ी डालेंगे, उसको एडवांस में डालेंगे। इससे मत करो यार, एडवांस तो मांगेगा कि नहीं आदमी, दिवाली का एडवांस दे दो, होली का एडवांस दे दो, दे दिया एडवांस, बोले नहीं उसको मजदूरी दे दी, अरे मजदूरी नहीं दी है, एडवांस में मजदूरी दी है, तो उसको एडवांस दिखा। रिकॉग्नाइज कब करूंगा मजदूरी? जब उसका वर्क मेरे पास आ जाएगा, व्हेन I have received his services, then only I will treat it as a wages. So recognition is very important. प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए, इनवॉइस वैल्यू कितनी है? बस 25 लाख। गुड। जीएसटी है उस पे? बोले हाँ है ना सर, 25 लाख में 18% जीएसटी शामिल है। जब गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो उस पे भी जीएसटी लगेगा? बोले हाँ। तो क्या उस पे लगने वाले जीएसटी को इस जीएसटी से छूट मिलेगी? बोले हाँ मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। किसकी? मशीन खरीद कर लाए, उस मशीन पर लगने वाली जीएसटी। नालायक को कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं तुमको? 25 लाख रुपए की मशीन लाया हो, उसमें 18% क्या है? जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो कितनी जीएसटी होगी? कैलकुलेटर निकालो ना नालायक को। लाए नहीं हमने, कैलकुलेटर तो लाना ही नहीं हमें, हमको खरीदना ही है। गधे लोग। निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। 4.5 लाख एग्जैक्ट? नो। अरे कुछ मत करो यार, 25 लाख रुपए को 118% से डिवाइड कर दो, और उसमें से 25 लाख को घटा दो। अरे क्या हुआ गधे? 3,81,355। इतनी देर लगती है नालायकों को। अब ये 3,81,355 जो है, ये क्या है? जीएसटी अमाउंट है। कितने में? 25 लाख में। अब इससे जब मैं गुड्स बनाऊंगा, और उन गुड्स पे क्या लगेगा? जीएसटी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि 3,81,000 की छूट हम दे देंगे तुमको। तुमको वो जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी जीएसटी दे दिया है। हेलो, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। अरे हेलो, सब पढ़ेंगे अपन आगे जीएसटी में, पर ये एक प्रोविजन है। अब कोई चीज आपको मिल जाती है, मतलब आप पहले खर्च करते हो, और खर्च करने के बाद वो आपको वापस मिल जाती है, तो जो खर्च करके वापस मिल जाती है उसे खर्च नहीं कहते, सेट कहते हैं। लो, और क्योंकि खर्च होकर वापस मिल रहा है, तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इसे कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी 25 लाख में से क्या हटाओ? 3,81,355 जो वापस मिल जाएंगे। हेलो, यानी तुम अपनी प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिखाओ? नेट अमाउंट पे।
लो, अब मैंने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया कि भाई मशीन किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो भाई साहब जब भी इवेंट होता है, जब भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके अंदर चार चीजें होती हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा होता है, अब इस प्लांट एंड मशीनरी को उठा करके करंट असेट में दिखाऊं कि नॉन करंट असेट में दिखाऊं। क्या बोला, क्या बोला? अरे क्या नॉन ड्यूरेबल प्लांट एंड मशीनरी लाया है यार, तू जबरन में तीन नक्कल लगाया जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी क्या बताऊं, नॉन करंट बताऊं करंट बताऊं? कुछ लोग बोल रहे सर फिक्स्ड बताओ ना। भगवान, गांव वालों, फिक्स असेट नाम की चीजें भट गई दुनिया में से। हाँ, अब करंट है और नॉन करंट है, तो हम कहाँ दिखाएंगे? नॉन करंट में। नॉन करंट क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट्स हमको इंड्यूरिंग नेचर के हैं और आगे तक मिलते रहेंगे। हेलो, 12 महीने से ज्यादा यूज में आएगी वो, इसलिए उसको क्या दिखाना पड़ेगा? नॉन करंट। तो भाई नॉन करंट जैसा करंट की बजाय मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा? नॉन करंट में। ये क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन का। उसके बाद नोट्स द अकाउंट्स में उससे रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्लांट एंड मशीनरी को अकाउंट फॉर करता हूं, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्लोजर। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था कि किसी भी इवेंट या किसी भी ट्रांजैक्शन के चार पहलू होते हैं: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। और इन चारों के रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इन चारों को स्टैंडर्डाइज जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? रिटर्न किस लिए, किसने इशू किए, किसके सपोर्ट से, क्यों? स्टैंडर्डाइज करने के लिए। क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? क्या स्टैंडर्ड कर डालोगे? खत्म, रटना नहीं। गॉट इट? चलो, अभी एक मिनट, ये अदर रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है इंडिया में? इन केस ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कंपनीज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है और उसके अंडर एक बॉडी है जिसे हम बोलते हैं नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नफरा एक और चीज है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो अब अगर आप जानना चाहो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, तो नफरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। कल से बैंक में अकाउंटिंग कैसे होगी ये बताएगी आरबीआई, तो आरबीआई इज ए रेगुलेटिंग अथॉरिटी। कल से इंश्योरेंस के अंदर अकाउंटिंग कैसे होगी बताएगी इरडा, आईआरडीए, तो वो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी। लिस्टेड एंटिटी अकाउंटिंग कैसे करेगी बताएगी सेबी, भी रेगुलेटरी अथॉरिटी।
गवर्नमेंट में अकाउंटिंग कैसे होगी वो बताएगा C&AG, वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी। टेलीकॉम सेक्टर अकाउंटिंग कैसे करेगा वो बताएगी ट्राई, वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी। लो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो जिन एंटिटीज को रेगुलेट कर रही हैं उन एंटिटीज को किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो भारत में कंपनी की अकाउंटिंग को गवर्न करेगा नफरा, इंश्योरेंस की अकाउंटिंग को गवर्न करेगा इरडा, बैंकिंग की अकाउंटिंग को गवर्न करेगा RBI, लिस्टेड एंटिटी की अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा सेबी। यार अलग अलग अथॉरिटीज हैं, वो अलग अलग बातें करेंगे। अभी हमने एक जनरल टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ी है, स्पेसिफिक टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ी है, वो तो अलग चीज है। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होते हैं, ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन कब करूं, ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन या इवेंट का रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे करूं, कैसे प्रेजेंट करूं और कैसे डिस्क्लोजर दूं। भाई कब, कितना, कैसे प्रेजेंट करूं, कैसे डिस्क्लोज करूं, ये डिसीजन स्टैंडर्डाइज करता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ समझ में आया? तो अब हमको बेसिक ज्ञान प्राप्त हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन में डील करता है वो हम देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। फालतू बातें इतनी दी हुई हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगा रहे हैं? तो चलो देखते हैं कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं। पहला, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, ये पहला कारण। चलो अभी देखते हैं अपन, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे डेप्रिसिएशन लगाने की कितनी मेथड। अच्छा नालायको, दो तो कॉमनली अप्लीकेबल हैं, बहुत सारी थी। WDV, SLM, सम ऑफ डिजिट्स, एन्यूटी, मशीन आवर, डिप्लेशन मेथड, रियलाइजेशन तो कंसेप्ट होता है। हाँ वो भी मेथड भी है, हाँ बहुत सारी, बहुत ढेर 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 ढेर। अब ऐसे में जिस एंटिटी की जो मर्जी पड़े वो वाली मेथड लगा ले तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। एक एंटिटी, दो एंटिटी ने मिलकर, दोनों एंटिटी ने एक सरी की एसेट खरीदी 25-25 लाख, 25 लाख की एसेट खरीदी। एक ने लगाई WDV 15%, एक ने लगाई SLM 15%। पहले साल तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, अगले साल जो WDV वाला है
उसका अलग आएगा और एसएलएम वाला उसका अलग आएगा। तो दोनों के मान लो टर्नओवर भी सेम हुए तो रिजल्ट, नेट प्रॉफिट के रिजल्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब ऐसे में एक सम ऑफ डिजिट लगा ले, एक एन्युटी लगा ले, एक डिप्लेशन लगा ले, एक मशीन आवर लगा ले, एक लेबर आवर लगा ले, एक आउटपुट मेथड लगा ले, हो गया कल्याण। फिर तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो इसी तरीके से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करूं, एक बोलता मैं तो कॉस्ट पे करूंगा, एक बोलता मैं तो फेयर वैल्यू पे करूंगा, एक बोलता मैं तो एनआरवी पे करूंगा, एक बोलता मैं कॉस्ट इन एनआरवी विच एवर इज हायर पे करूंगा, एक बोलता मैं कॉस्ट इन एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करूंगा, फिर एक बोलेगा मैं फीफो लगाऊंगा, एक बोलेगा मैं लीफो लगाऊंगा, एक बोलेगा मैं वेटेड एवरेज लगाऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने आके हप कर दिया सबको, ब्लैक सिर्फ एक लगेगी, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और उसमें भी फीफो लगा लो या वेटेड एवरेज लगा लो और कोई नहीं चलेगी। क्या हो गया, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं रहे तो सबकी अकाउंटिंग एक सरी की हो। और भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही, ओ ऑनलाइन वालों कहाँ हो, कुछ समझ में आ रहा है? गुड। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो सीधी सी बात है, सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी तो आप बना नहीं सकते किसी भी एंटिटी के लिए कि एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी बोले हर एंटिटी यही लगाएगी। भाई एंटिटी की अपने अपने नेचर होता है, अपना अपना साइज होता है, अपना अपना टाइप ऑफ बिजनेस होता है, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट अकाउंटिंग लगाएंगे। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हम अल्टरनेटिव जीरो कर देंगे, पर हाँ अल्टरनेटिव जीरो तो नहीं होंगे, बट हाँ कम तो हो सकते हैं, रिड्यूस तो कर सकते हो ना आप अल्टरनेटिव। इसीलिए हमने बोला रिडक्शन इन अल्टरनेटिव्स हो जाए, स्टैंडर्डाइज हो जाए, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो रह जाए, दैट्स इट। दूसरा, कई बार क्या होता है कि स्टेच्यूट उतना ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं मांगते, जैसे कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, जो बोलो उसमें मुंह बनाना चालू। कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3, 12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते थे, वो लंबा चौड़ा बनवाते थे, करंट नॉन करंट बताते थे, नास पीटो सब तो याद है, लेकिन नहीं बताएंगे नहीं, मुंह ऐसा ही बनाएंगे हम जैसे हमने कभी नहीं पढ़ा इसकी 12 बजे हुई है। मुंह तो घर से डिफॉल्ट में बना के आते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम निरे मूर्ख गधे हैं यहाँ बैठे हुए। अरे गधड़ों, तुमने खुद 12th के अंदर शेड्यूल 3 पढ़ा है, शेयर कैपिटल के प्रकार भी लिखे ब्रैकेट में बड़े बड़े, फिर रिजर्व एंड सरप्लस के प्रकार लिखे ढेर सारे हैं, उसके नोट्स बनाते थे, सब फॉर्मेट बनाया। नहीं बनाया सर, मैं तो छोड़ के आया था, हमें भी छोड़ दे, अब बख्श दे हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट में। लेवल बढ़ाने आए, लेवल गिराने आए, टीचर को बेसमेंट में खींच के ले जा रहा नालायक, तीसरी मंजिल बिठा रखा तेरे को, समझ में आया? तो शेड्यूल 3 उतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं देता, तो हमने कहा यार ये शेड्यूल 3 ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, जबकि अपने को अगर जो आपकी नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि डिस्क्लोजर प्रॉपर हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इतना हो कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब समझ में आए। अब कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो चाहती है लेकिन रेगुलेशन नहीं बना पाती है उसके लिए, अब कितने रेगुलेशन बनाए, तो बेटर है यार एक काम करो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिख दो कि भाई ये एडिशनल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, चाहे किसी स्टेट्यूट ने बोला कि नहीं बोला। लो
तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं. देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर. तो क्या है, ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों की समझ में आएंगे. एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं अपन? किस लिए बनाते हैं भाई? किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं कि अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं? दूसरों के लिए बनाते हैं. ये कौन होते हैं दूसरे जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है? क्रेडिटर. हाँ, माल देने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना तुम्हारा. मनी लेंडर, लोन देने के पहले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा. इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा. तुम खुद, तुम्हारे वर्कर, तुम्हारे शेयर होल्डर. हेलो. हाँ, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दें, इसके लिए ये जरूरी है कि डिस्क्लोजर प्रॉपर हो. और कई बार स्टेच्यूट जो है वो डिस्क्लोजर ज्यादा दे. स्टेच्यूट स्टेच्यूट बोले जा रहे हो, होता क्या है ये? क्या होता है स्टेच्यूट का मतलब? ओ, अच्छा वो पूछ लिया. नाश पीटे नहीं तो पूछते भी नहीं. शर्म इतनी आती है इनको, जैसे इनकी इज्जत भगवान जाने कौन अम्बानी से भी ज्यादा है. कि जरा सा पूछ लेंगे कि स्टेच्यूट क्या है तो अपनी इज्जत चली जाएगी. अरे भगवान, शक्ति दे मुझे, अंडर विच द बॉडी इज रेगुलेटेड. गजब आंसर दिया. और कोई है उधर? एनी पर्टिकुलर एक्ट और लॉ? अच्छा, ऐसा मतलब गूगल करके हैं. बढ़िया. अरे भैया, कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ है उसी को आप क्या कहते हो? स्टेच्यूट कहते हो. अब स्टेच्यूट मतलब कंपनीज एक्ट इज अ स्टेच्यूट, पार्टनरशिप एक्ट इज अ स्टेच्यूट. अच्छा, वो तो जितने आपने पढ़ाए थे उधर फाउंडेशन में वो सब स्टेच्यूट ही थे वो. लो बताओ, हमको मालूम ही नहीं पड़ा. तो समझे आप स्टेचू को स्टेच्यूट बोल रहे हो, तो हमने कहा यार ये ऐसा कैसे कर रहे हैं बिना गूगल के किया. अरे वाह, तो फिर गूगल आपको करेगा. चलिए, तो एक मिनट. अगर लॉ की रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की ज़्यादा नहीं है तो फिर यूज़र समझेगा कैसे? उदाहरण के तौर पर पार्टनरशिप एक्ट. फिर ऐसे ही मुंह बना रहे हैं. कहीं तो सुना था इसका नाम. गधड़ों, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र भी आया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए. जिस नासपीटे एक्ट में डीड बनाने के पते नहीं है, रजिस्ट्रेशन के पते नहीं है, वो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या देगा? कुछ भी नहीं है. पार्टनरशिप एक्ट में बताया ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना. तो फिर पैसे में तो असेट को लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को असेट लिख ले, इनकम को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को इनकम लिख ले. बोले कैपिटल रेवेन्यू कुछ नहीं होगा, सब एक्सपेंडिचर होंगे. तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तेरे इंस्टीट्यूट ने कुछ बोला हो कि नहीं बोला हो, साले ये फॉलो कर. ओ हेलो, पहला यूज क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजिंग. ऑडिट भी पढ़ाने लगते हो बीच बीच में? तो ऑडिट तो पढ़ाना ही पड़ता है, ऑडिट नहीं पढ़ाएंगे क्या? सो सिंपल. फाइनेंशियल, आप मेरे से पढ़ रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है? पहली बात तो मैं अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को क्या करना चाहता हूँ? स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ. दूसरा, मैं एडिशनल डिस्क्लोजर चाहता हूँ, है ना? और अगर सब लोग एक सरी की अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे, लगभग एक सरी की अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में कंपैरेबिलिटी आएगी. इंटर कंपैरेबिलिटी भी आएगी और इंट्रा कंपैरेबिलिटी भी आएगी. अपने ही 4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो जाएगा.
अगर सेम तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, और दूसरी एंटिटीज के साथ भी कंपैरेबिलिटी आ जाएगी अगर सेम तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। इसलिए कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना पड़ते हैं। और उसके बाद एक चीज जो है वो बेचारे भूल गए, तो वो मैं आपको बता दूं कि अनदर एडवांटेज इज reducing the scope of creative। बोले भाई साहब आप डेप्रिसिएशन कब लगाते हो? बोले हमारी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी एकदम एक डिफरेंट। क्या? जिस ईयर में प्रॉफिट होगा उस ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जिस ईयर में प्रॉफिट नहीं होगा उस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ये कौन सी पॉलिसी? हमारी पॉलिसी। ऐसे तो कोई कुछ भी कर लेगा। जिस साल हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा उस साल हम इन्वेंट्री को एक फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे, और जिस साल हमको प्रॉफिट हो रहा होगा उस वक्त कॉस्ट पे लेंगे। जंगल राज चला रखा है नालायक आदमी। सिंपल सी बात है भैया, क्रिएटिव अकाउंटिंग मत लगाओ। तुम्हें अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना है तो तुम साले कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा लो। भले इस साल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल ही नहीं किया, क्या हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट था? तो बहुत सारा प्रॉफिट था तो सारे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ही मान लिया, खत्म। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी लगाओ ना, फिर उस पर हर साल डिप्रिसिएशन लगाओ, एक ही बार में साफ रहे बहुत थे हमारा प्रॉफिट इस साल। ऐसा करने दे सबको, जिसकी जो मर्जी पड़े जो करो, जंगल राज। बोले तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो? बोले अपने डेप्रिसिएशन का कॉलम ही नहीं है। प्रोविजन, कोई प्रोविजन वोविजन नहीं, सीधे लॉस। का प्रोविजन? पहले प्रोविजन बनाओ ना फिर लॉस बनाओ, तो P&L। तीसरा भाई तो एक अलग ही आया, बोले अपने तो अकाउंटिंग का तरीका ही अलग है। बोले क्या? जर्नल एंट्री में अपने सिर्फ दो हेड है, तीन तीन ही हेड है। क्या? बोले एक असेट, एक लाइबिलिटी और एक P&L। खर्चा होता P&L डेबिट टू बैंक, पहले अकाउंट खोलो ने फिर उसको क्लोज करो P&L में से, बार बार क्यों करना, एक ही बार में। ऐसे क्रिएटिव लोगों का आप क्या करोगे? हेलो, समझ में आया कुछ? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने से कितने फायदे होते हैं? चार। मॉड्यूल ने चार दिए हैं, दिखाए तीन है, मेरे को आपको चौथा दिखाना पड़ा। अपन चार ही लिखेंगे, मॉड्यूल भले ही तीन लिखे, एग्जाम में भी चार लिख के आएंगे। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट? अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा, एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तीसरा, कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा, रिडक्शन ऑफ स्कोप फॉर क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो चार काम हो गए। हेलो, कितने बेनिफिट हुए? आ जाओ। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Reduction in alternative accounting treatment and their standardization. दूसरा, requirements of additional disclosures for better presentation of
financial statement if statute does not provide for such additional disclosures. तीसरा, it enhances comparability of financial statement as intra-firm comparison or inter-firm comparison. Intra-firm comparison and inter-firm comparison से कंपैरेबिलिटी बढ़ जाती है अगर स्टैंडर्डाइजेशन होता है तो। और चौथा, it reduces the chances of creative accounting to manipulate results बाकी की बातें कल करते हैं। एफएस का मतलब क्या होता है? फालतू स्टडी। ओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है रे बाबा।